हेलो जय हिंद दोस्तों। मैं रमन कुमार पैथोलॉजी तक में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं पैथोलॉजी तक में एक नया टॉपिक जिसका नाम है साइटोपैथोलॉजी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना। चलिए आज शुरुआत करते हैं हम लोग पैथोलॉजी तक पे एक नया टॉपिक। अभी तक हम लोग दो टॉपिक शुरू कर चुके हैं, हिस्टोपैथोलॉजी और क्लिनिकल पैथोलॉजी। दोनों टॉपिक चल रहा है और ये आज से एक नया टॉपिक शुरुआत कर रहा हूं, साइटोपैथोलॉजी। साइटोपैथोलॉजी क्या होता है, इसमें हम आज के वीडियो में जानेंगे साइटोपैथोलॉजी क्या होता है और साइटोपैथोलॉजी के प्रोसीजर क्या क्या प्रोसेस होती हैं और एम क्या होता है साइटोपैथोलॉजी का। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो साइटोपैथोलॉजी क्या होता है जानने से पहले हम लोगों को जानना होगा साइटोलॉजी क्या होता है। तो देखिए साइटोलॉजी का जो डिफिनेशन होता है वो होता है साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस which deals with the study of cells in term of structure, function and chemistry, chemical। आप दोनों भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तो साइटोपैथोलॉजी एक लिविंग साइंस का पार्ट है, लाइफ साइंस का पार्ट है, जिसमें हम लोग सेल्स के स्ट्रक्चर, फंक्शन और रासायनिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं। उसको साइटोपैथोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, अब साइटोपैथोलॉजी क्या होता है, जैसे अभी हमने यहां पे लिखा हुआ था साइटो प्लस पैथो प्लस लॉजी, मतलब सेल एबनॉर्मलिटीज और लॉजी स्टडी, यानी सेल्स के एबनॉर्मलिटीज को, डिजीज के स्टडी को क्या बोलते हैं, साइटोपैथोलॉजी। ठीक है, तो देखिए इट इज अ ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी दैट स्टडी एंड डायग्नोसिस डिजीज ऑन द सेलुलर लेवल, यानी यह एक पैथोलॉजी का ब्रांच है जिसमें सेल्स के, आपके सैंपल के सेलुलर लेवल के आधार पर डायग्नोसिस किया जाता है। उस डिपार्टमेंट को क्या बोला जाता है, जहां पे ये काम किया जाता है, जहां पे सेलुलर लेवल पे डायग्नोसिस किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, साइटोपैथोलॉजी। साइटोपैथोलॉजी इज अ यूजुअली यूज टू एड इन द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, यानी साइटोपैथोलॉजी में यूजुअली किस चीज का डायग्नोसिस किया जाता है, कैंसर का। ठीक है, तो देखिए हाउएवर इट आल्सो हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ सर्टेन इन्फेक्शन, डिजीज एंड अदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, यानी इसमें सिर्फ कैंसर का ही जांच टेस्ट नहीं किया जाता है, साइटोपैथोलॉजी में इन्फेक्शियस डिजीज का भी और इन्फ्लामेशन कंडीशन का स्टडी किया जाता है। अब साइटोपैथोलॉजी क्या है आप समझ गए होंगे। अब थोड़ी सी इसमें और भी पढ़ेंगे कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होता है। तो साइटोपैथोलॉजी आल्सो कॉमनली यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट थायराइड लीजन डिजीज इन्वॉल्विंग स्ट्राइल बॉडी कैविटी, यानी इसमें कॉमनली यूज इन्वेस्टिगेट थायराइड लीजन, यानी थायराइड में कोई भी अगर चेंजेस लीजन होता है उसकी स्टडी की जाती है। उसके बाद कैविटीज में, जो बॉडी कैविटीज है उसके अंदर जो फ्लूइड्स होती हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर में कुछ नॉर्मल फ्लूइड्स होते हैं, उसके स्टडी को भी साइटोपैथोलॉजी में किया जाता है। जैसे प्लूरल फ्लूइड, आप लोग जो लोग भी लैब से रिलेशन रखते हैं वो लोग अवश्य जानते होंगे कि प्लूरल फ्लूइड साइटोलॉजी या फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड सेल काउंट, पेरिटोनियल फ्लूइड, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड जिसको CSF बोला जाता है। तो इन सब के स्टडी को कहाँ की जाती है, साइटोपैथोलॉजी में। एंड अ वाइड रेंज ऑफ अदर बॉडी साइट, यानी
और भी बॉडी के बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ पे फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी स्टडी भी साइटोपैथोलॉजी में की जाती है। साइटोपैथोलॉजी इज जनरली यूज्ड ऑन सैंपल ऑफ फ्री सेल्स और टिश्यू फ्रेगमेंट। यानी सेल्स जो होते हैं, हम लोग पढ़े हैं कि सेल्स जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू। तो जब वो सेल्स फ्री घूम रहे होते हैं, यानी लिक्विड पार्ट में घूम रहे हैं, फ्री मूवमेंट में है, उस कंडीशन के स्टडी को भी साइटोपैथोलॉजी के अंदर में, यानी साइटोपैथोलॉजी में उसी स्टडी को किया जाता है जो सेल्स के साथ बाइंड हो रहा है या फ्लूइड के अंदर में मूवमेंट कर रहा है। वो सेल जो है, एबनॉर्मल सेल्स भी हो सकता है और नॉर्मल सेल्स भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लिमिट तक फ्लूइड के अंदर में सेल्स नॉर्मल भी होते हैं, क्योंकि हर एक सेल्स के मूवमेंट के बाद ही टिश्यू फॉर्मेशन होता है। जब सेल्स एक मूवमेंट क्रिएट करता है और एक दूसरे के साथ बाइंड होके ऑर्गन्स का हेल्प करता है और ऑर्गन ग्रो करता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम चलते हैं। साइटोलॉजी में कौन कौन सा स्टडी की जाती है, साइटोलॉजी में क्या क्या स्टडी किया जाता है, क्या क्या टेस्ट किया जाता है, क्या क्या आता है साइटोलॉजी में, सैंपल के रूप में क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो होगा डिस्चार्ज कलेक्शन फ्रॉम द बॉडी। यानी आप लोग सुने होंगे डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज सैंपल है। डिस्चार्ज कहाँ कहाँ से आ सकता है डिस्चार्ज सैंपल, तो साइनस, निप्पल और वेजाइनल। और भी डिस्चार्ज आते हैं, जैसे कई बार कोई सिस्ट होता है, सिस्ट के अंदर से भी डिस्चार्ज जनरेट हो रहा होता है, उसमें उसको भी स्टडी किया जाता है। उसके बाद स्क्रैपिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम म्यूकोजल सरफेस, यानी जो भी हमारे बॉडी के अंदर का म्यूकोजल सरफेस है, जैसे बक्कल म्यूकोजा, गैस्ट्रिक म्यूकोजा, लेरिंगो म्यूकोजल, तो इन सब एरिया से स्क्रैपिंग करके सैंपल आता है। ठीक है, उसके बाद होता है एस्पिरेट कलेक्शन फ्रॉम द पल्पेबल लंप और लिम्फ नोड, जिसे आप लोग पढ़े होंगे एफएनएसी, एफएनएसी के बारे में सुने होंगे। तो एस्पिरेट जो होता है, एस्पिरेट कलेक्शन फ्रॉम द पैल्पेबल लंप और नोड्यूल। तो कभी भी जो गांठ होता है, या वो लिम्फ नोड हो या लंप हो या मांस हो, तो उसके अंदर से जो निडल के थ्रू एस्पिरेट करके निकाला जाता है, उसका भी स्टडी साइटोपैथोलॉजी में ही किया जाता है। और एक और चीज होता है जिसका नाम होता है पैप स्मीयर। पैप स्मीयर एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। पैप स्मीयर यूज एज अ स्क्रीनिंग टूल टू डिटेक्ट प्री कैंसरस सर्वाइकल लीजन एंड प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। यह एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो सर्वाइकल कैंसर के लिए किया जाता है, और इसमें सर्वाइकल इन्फेक्शन और सर्वाइकल कैंसर दोनों के चीज डिटेक्ट हो जाता है, इसीलिए इसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोला जाता है। चलो साइटोलॉजी में क्या क्या टेस्ट करती हैं हम इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने पैप स्मीयर पढ़ा, तो उसमें 4 सैंपल्स पढ़े हमने कि 4 टाइप के सैंपल्स आ सकते हैं। अब टेस्ट क्या क्या होते हैं, क्या क्या टेस्ट के लिए आता है। ठीक है, तो पैप स्मीयर, पैप स्मीयर क्या है, अभी मैंने बताया था कि स्क्रीनिंग टेस्ट है जो सर्वाइकल कैंसर और वेजाइनल कैंसर के लिए, या इन्फेक्शन कैंडिडा जैसे सर्वाइकल इन्फेक्शन के लिए भी, वेजाइनल इन्फेक्शन के लिए भी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद स्पुटम, पहला हो गया पैप स्मीयर, दूसरा स्पुटम और ब्रोंकियल एल्वोलर लवाज, जिसको बाल बोला जाता है, बाल फ्लूइड का नाम सुना होगा आप लोगों ने, या ब्रोंकियल ब्रूशिंग, यानी ब्रोंकियल से ब्रश साइटोलॉजी किया जाता है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ सेल्स फ्रॉम स्पुटम ब्रोंकियल लवाज
is of use in detecting infectious condition जैसे टीबी, फंगल इन्फेक्शन एंड मैलिग्नेंट सेल्स। ब्रोंकियल मैलिग्नेंट सेल्स किस लिए किया जाता है? तो ब्रोंकियोल्स के अंदर में अल्सरेशन और मैलिग्नेंसी के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर, बॉडी फ्लूइड और इफ्यूजन। तो बॉडी फ्लूइड में क्या क्या आता है? बॉडी फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और एसेटिक फ्लूइड। ऐसे बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं। गैस्ट्रिक फ्लूइड और कॉमनली इलेवेट प्रेजेंट ऑफ द मैलिग्नेंट सेल, यानी फ्लूइड जो स्टडी की जाती है साइटोपैथोलॉजी में, किस लिए की जाती है? मैलिग्नेंसी के लिए, मैलिग्नेंट सेल्स के लिए फ्लूइड स्टडी की जाती है। वैसे ही यूरिन एनालिसिस भी किया जाता है, यूरिन एग्जामिनेशन भी किया जाता है साइटोलॉजी में। तो फोर्थ नंबर है हमारा यूरिन। यूरिन एग्जामिनेशन इन साइटोलॉजी इज परफॉर्म्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी लीजन इंक्लूडिंग स्पेसिफिक इन्फेक्शन। यानी इसका मतलब क्या हुआ? तो यूरिन एग्जामिनेशन जो साइटोपैथोलॉजी में किया जाता है वो इन्फ्लेमेटरी लीजन इंक्लूडिंग स्पेसिफिक इन्फेक्शन, यानी कोई भी ऐसा लीजन जो फैल रहा हो, फैलने वाला इन्फेक्शन हो, जैसे ब्लैडर ट्यूमर, किडनी ट्यूमर, किडनी कैल्शियम का बढ़ना। तो इन सब के स्टडी के लिए हम लोग क्या करते हैं? यूरिनरी ट्रैक में अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक में कोई लीजन है जो मैलिग्नेंट लीजन है, उसके स्टडी के लिए भी यूरिन साइटोलॉजी किया जाता है। ठीक है। फिफ्थ नंबर है गैस्ट्रिक लवाज या एसोफेगल गैस्ट्रिक ब्रूशिंग स्मीयर या स्क्रैपिंग फ्रॉम ओरल लैरिंगल लीजन। जैसे मैंने इसके पहले बताया हुआ था स्क्रैपिंग, जहां पे मैंने बताया तो वहां पे मैंने बोला कि लैरिंग्स से भी स्क्रैपिंग किया जाता है, और वैसे ही एसोफेगस से किया जाता है। गैस्ट्रिक जो म्यूकोजा होता है वहां से भी ब्रश साइटोलॉजी किया जाता है। तो ब्रश साइटोलॉजी कब किया जाता है और जो गैस्ट्रिक साइटोलॉजी किया जाता है ये कब किया जाता है? जब रेडियोलॉजी के थ्रू हमें पता चलता है या एंडोस्कोपी के थ्रू हमें पता चलता है कि कोई अल्सरेशन है पेशेंट के गैस्ट्रिक स्टमक में या एसोफेगस में या लैरिंग्स में, कहीं भी कोई अल्सर है, जो अल्सर आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि ये इन्फेक्शियस है या मैलिग्नेंट है या नॉन हीलिंग अल्सर है, तो उसके लिए ब्रश साइटोलॉजी किया जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है ये बायोप्सी करने से पहले किया जाता है, क्योंकि अगर बायोप्सी जो होता है वो पेशेंट के लिए ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है। 6 नंबर है निप्पल डिस्चार्ज। निप्पल डिस्चार्ज क्या होता है? तो निप्पल डिस्चार्ज जो होता है बेसिकली ये ब्रेस्ट डिजीज के लिए किया जाता है। ठीक है। तो एंड डिस्चार्ज फ्रॉम द निप्पल विच इज नॉट रिलेटेड टू लैक्टेशन और प्रेगनेंसी। केवल निप्पल डिस्चार्ज जो होता है वो लैक्टेशन और प्रेगनेंसी की वजह से ही नहीं होता है, इज एन एबनॉर्मल फाइंडिंग, यानी यह एबनॉर्मल फाइंडिंग भी लेके आता है। दिस में बी यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग विनाइन और मैलिग्नेंट लीजन, यानी जो निप्पल डिस्चार्ज का एक यह भी रीजन होता है कि ब्रेस्ट के अंदर कोई भी लंप बन रहा है, लंप फॉर्मेशन हो रहा है, और वह लंप विनाइन है या मैलिग्नेंट है, इसके एग्जामिनेशन के लिए भी निप्पल डिस्चार्ज किया जाता है। विच इन्वॉल्व डक्ट, यानी वो जो लंप है वो
लंप अगर बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, जो भी है, वह डक्ट के साथ इन्वॉल्व है, यानी डिस्चार्ज आने के लिए अगर आ रहा है और पेशेंट के प्रेगनेंसी भी नहीं है और लैक्टेशन का भी पीरियड नहीं है, तो उस कंडीशन में पेशेंट का ऑलवेज उसकी साइटोलॉजी कराई जाती है कि यह बिनाइन या मैलिग्नेंट लीजन हो सकता है। ठीक है। 7 नंबर, फाइन नीडल एस्पिरेशन कलेक्शन, यानी FNAC। FNA usually obtained to diagnose or ruled out malignancy, यानी जो FNAC होता है, FNAC किस लिए होता है? तो मैलिग्नेंसी रूल आउट करने के लिए। बट यह सिर्फ अगर कोई बोले कि FNAC कराने का मतलब सिर्फ मैलिग्नेंसी ढूंढना है, तो नहीं। कई बार हम लोगों ने देखा है कि FNAC किसी लंप से किया जाता है, किसी लिम्फ नोड से किया जाता है और उसके अंदर से पस निकलता है। वह एक टीबी का यानी इन्फेक्शन का इंडिकेटर है। तो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेटरी कंडीशन के भी उसको भी डायग्नोस करने के लिए हम लोग FNAC किया जाता है, FNAC करते हैं। तो इसको कैसे बोलेंगे? इन्फेक्शन और इन्फ्लामेटरी कंडीशन कैन ऑल्सो बी डायग्नोस्ड बाय FNAC, यानी इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन भी डायग्नोस किया जाता है FNAC के थ्रू। इट इज नेसेसरी टू इंडिकेट, यानी कभी भी किसी पेशेंट का अगर लंप है तो नेसेसरी है कि उसकी FNAC कराई जाए, और वो इंडिकेट करता है whenever palpable mass or lesion is visualized within any organ or body part, यानी पेशेंट के या किसी पर्सन के बॉडी में कहीं भी पेल्पेबल मास है, लीजन है या पेल्पेबल लिम्फ नोड है, तो उसकी FNAC जरूर करानी चाहिए। उससे पता चलता है कि वह गांठ जो है वो किस चीज का बना हुआ गांठ है, और वह नॉर्मल गांठ है या एबनॉर्मल गांठ है। चलिए, थैंक यू। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे साइटोपैथोलॉजी का ही नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग एक एक करके एक एक टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अदरवाइज अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वो उसमें आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप चैनल पसंद आ रहा है, मेरी वीडियोज अच्छी लग रही हैं,